हेलो एवरीवन, आज से आप लोग का आधुनिक भारत की क्लास शुरू हो रही है ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत। आधुनिक भारत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आधुनिक भारत की शुरुआत कब हुई, कैसे कब से कब पीरियड माना जाता है और इसमें कौन कौन सी घटनाओं को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत को लेकर हम लोग जानते हैं, पहले भी मेरा पहले का वीडियो उसमें होगा यूट्यूब पर कि आधारभूत समझ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है वह 3 बिंदुओं पर आधारित है। मतलब इसके पीछे विद्वानों का अलग अलग वक्तव्य है और जो शुरुआत माना गया है 1707, 1757 और 1761। क्या हुआ था? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद माना गया कि यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। दूसरे वर्ग का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं था, इसके बाद भी मुगल वंश चला रहा है। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद बंगाल पर चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्थापित होता है और इसके बाद पूरे देश में धीरे धीरे फैलता चला गया। तीसरे वर्ग का मानना है कि 1757 में प्लासी की जो लड़ाई हुई है उसके बावजूद मराठा एक भारतीय ऐसी शक्ति थी जो पूरे देश पर शासन करने का जज्बा रखती थी अपने अंदर। लेकिन 1761 में जब पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है और इसमें मराठा पराजित होते हैं तो यह तय हो गया था कि अब आगे आने वाले समय में मराठा कभी भी पूरे भारत पर शासन नहीं करेगा। तो कौन करेगा, ये उस समय विवादास्पद स्थिति बनी हुई थी। लेकिन कालांतर में देखते हैं कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार स्थापित करती है और पूरे भारत पर शासन करती है। तो ये ओवरऑल एक पैकेज देख सकते हैं कि 1757, 1761 दो ऐसी घटनाएं हैं जिसे आधुनिक भारत की शुरुआत के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग पढ़ना क्या क्या है। तो पूरे अगर आधुनिक भारत को देखा जाए तो मोटे तौर पर हम लोग इसे 2 रूपों में बांटकर देख सकते हैं। इसका जो आधार बिंदु है, मतलब मध्य बिंदु जिसके कहा जाए, तो 1857 का विद्रोह, और यही विद्रोह को केंद्र में रखकर ही पूरे आधुनिक भारत की तैयारी हम लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह होता है और इस विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है और यहां से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर क्राउन का शासन आता है और चलता है। तो आखिर केंद्र बिंदु को आधार जब मानेंगे तो एक होगा कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि 1857 का विद्रोह हुआ, और इसी कारण को हम मोटे तौर पर जो भी घटनाएं हैं वो देखेंगे और फिर इसके 1857 के बाद के परिणाम क्या निकले। तो अगर देखा जाए तो पूरे जो बिंदु हैं उसे हम लोग देखेंगे कि कारण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और परिणाम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें। अगर ये जानकारी हो गया तो यही है आपका आधुनिक भारत, और केंद्र बिंदु में हमेशा रहेगा 1857 का विद्रोह। तो आइए देखते हैं हम लोग कि शुरुआत कैसे हुई ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन या आधुनिक भारत के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1453 ईस्वी में कारण में देखते हैं कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। यह वर्तमान इस्तांबुल में पड़ता है और जैसे इसका पतन हुआ उसके बाद यूरोपीय देश जो थे उनके नए मार्ग की खोज की तलाश में शुरू हो गए। नए मार्ग की खोज के अंतर्गत 2 राष्ट्र, खासतौर पर पुर्तगाल और स्पेन ने अग्रिम भूमिका निभाई और इसमें बाजी मार ले जाते हैं पुर्तगाली यात्री वास्को ड गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की और इस प्रकार भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो गया। आने का जो क्रम है उसमें हम लोग देखते हैं कि पुट ब्रीडे फ्रांसवी के रूप में जानते हैं। पुट मतलब हो गया पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांसीसी और स्वीडन। यही क्रम है पुट ब्रीडे फ्रांसवी, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म के रूप में तैयार किया है। और आते हैं एक एक करके और भारत में अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुख्यालय स्थापित करते हैं, जिसमें मोटे तौर पर 2 रूप में देखेंगे हम लोग। एक ब्रिटिश शक्ति और दूसरा है फ्रांसीसी शक्ति, जो आगे चल के वर्चस्व की लड़ाई में इन दोनों को बीच कई युद्ध भी हुए हैं और दोनों का मुख्यालय याद रखिएगा सूरत में है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर हम बाकी आगे डिस्कशन करेंगे।
तो इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। आगमन के पश्चात होता क्या है कि आपसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा स्थापित की जाती है, और इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो खासतौर पे देखिएगा कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड का सभी देशों के साथ संघर्ष होता है। जैसे तो इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच 1612 ईस्वी में, इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच 1612 ईस्वी में स्वाली की लड़ाई होती है, जिसमें पुर्तगाली पराजित होते हैं। इसके बाद अंग्रेज और डच के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई होती है और डच पराजित हो जाते हैं। 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच बांडीवास की लड़ाई होती है और फ्रांसीसी भी पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1760 तक आते आते यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश कंपनियां सबसे सशक्त रूप में उभरती है, और होता क्या है कि फिर अपने व्यापारिक उद्देश्य से भारतीय गतिविधियों में भी वो हस्तक्षेप करना आरंभ कर देते हैं। तो यहां तक ये तय था कि अब कोई भी यूरोपीय कंपनी, ब्रिटिश के अलावा कोई भी यूरोपीय कंपनी अब भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकती है। तो एकमात्र है ब्रिटिश शक्ति। अब इसके बाद होता है कि जैसे वो शक्ति अपना लेते हैं, उसके बाद फिर भारतीय गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हैं। तो किन रूपों में हस्तक्षेप करते हैं उसकी चर्चा कर लें। तो देखते हैं कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप होता है वह मोटे तौर पर 4 भागों में से हम बांटकर देख सकते हैं। इसमें राजनीतिक रूप में, आर्थिक हस्तक्षेप, सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप जिसको धार्मिक भी कह सकते हैं, और तत्कालीन परिस्थितियां। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, तो राजनीतिक हस्तक्षेप के अंतर्गत देखिएगा तो मोटे तौर पर 3 ऐसे अधिकार थे जिस पे हस्तक्षेप किया गया था। पहला है व्यापारिक एकाधिकार के लिए युद्ध का सहारा लिया गया, दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और तीसरा है लॉर्ड डलहौजी की व्यापक सिद्धांत। ये जनरली लॉर्ड डलहौजी का था। तो इन 3 पद्धति पर आधारित है उसका राजनीतिक हस्तक्षेप। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहले की व्यापारिक एकाधिकार हेतु उन्होंने युद्ध का जो सहारा लिया, तो युद्ध का सहारा में किन किन राज्यों के साथ संघर्ष किया, किन किन देशों के साथ संघर्ष किया, अगर इसे देखते हैं तो जो मोटे तौर पर देखा जाए तो पहला इसमें आता है आपका अंग्रेज का ब्रिटिश बंगाल में एकाधिकार को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई थी, अंग्रेज और बंगाल युद्ध। इसके अंतर्गत मोटे तौर पर 2 लड़ाइयां महत्वपूर्ण मानी जाती है, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। इन दोनों लड़ाई के पश्चात अंग्रेज का बंगाल पर एकाधिकार हो गया था। इसके बाद अगर बात करें तो फिर उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध होता है। यहाँ पर भी देखते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए जिसके नेतृत्व में कह सकते हैं एक तरफ फ्रांसीसी शक्ति थी तो दूसरी तरफ ब्रिटिश शक्ति, और अंततः ब्रिटिश शक्ति की विजय होती है और हैदराबाद और कर्नाटक पर भी इन क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके अलावा फिर बात करें तो कर्नाटक के बाद फिर मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके अंतर्गत टोटल 4 युद्ध हुए थे और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में मारे गए और मैसूर पर भी ब्रिटिश शक्ति का अधिकार हो गया। फिर नेक्स्ट चरण होता है मराठों के बीच। मराठों के बीच में भी देखा जाए तो 3 आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ और तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष 1717-18 के अंतर्गत मराठा शक्ति पर भी या मराठा क्षेत्र पर भी इनका अधिकार हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी तक मराठा शक्ति पर भी इनका अधिकार हो गया। इसी के बाद फिर देखते हैं तो आगे चलकर सिखों के साथ भी संघर्ष करते हैं और इस प्रकार द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष के जो 1848 और 49 में होता है, उसके बाद पंजाब पर भी इनका, पूरे पंजाब कश्मीर जैसे क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो पूरे देखा जाए तो पूरे जितने शक्ति है राजदेशी शक्ति सभी पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। और इसके अलावा देखते हैं तो कुछ और भी छोटे छोटे क्षेत्र थे, जैसे नेपाल, आंग्ल नेपाल संघर्ष में नेपालों पर अधिकार, वर्मा संघर्ष, अफगान संघर्ष, सिंध विजय, ये क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। तो इस प्रकार देखा जाए तो लगभग 1857
की लड़ाई से पूर्व पूरे क्षेत्रों पर भारतीय क्षेत्र हो या भारत के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं सभी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया था। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से, इन गतिविधियों के हस्तक्षेप के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके बाद और क्या क्या था। ये तो युद्ध की नीति के तहत माना जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी नीति अपनाई गई थी। तो इसके अलावा देखते हैं जो बात किए थे हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और इस संधि के तहत कई छोटे छोटे रजवाड़ों पर अधिकार कर लिया गया था, जिसमें सबसे पहले संधि करने वाले हैदराबाद के निजाम थे 1798 ईस्वी में। सहायक संधि के तहत इन्होंने अपना सहायक संधि को अपना लिया था। इसके बाद मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा, भोसले वगैरह, सिंधिया वगैरह, ये लोग भी कहीं ना कहीं सहायक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। फिर लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, इसके तहत दो प्रकार का सिद्धांत था, गोद निषेध कानून और कुशासन का आरोप। इन दोनों आरोपों के आधार पर पूरा का पूरा कहा जा सकता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित कर ली थी। अब हम बात करते हैं फिर कि आर्थिक हस्तक्षेप के बाद ब्रिटिश शक्ति ने राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद ब्रिटिश शक्ति ने आर्थिक हस्तक्षेप की शुरुआत किया। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो भी है वो मोटे तौर पर देखा जाए तो पहला भूमि व्यवस्था। पूरे भारतीय क्षेत्र में 3 प्रकार के भूमि व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये 3 बंदोबस्त था। ठीक है, और इसमें भी देखा जाए तो खासतौर पे इसमें 19% पर स्थायी बंदोबस्त, 30% पर महालवाड़ी और 51% पर रैयतवाड़ी था। तो इस प्रकार पूरे भारतीय व्यवस्था में भूमि बंदोबस्त जो स्थापित किया गया था वह एक तरह से कहा जाए कि शोषण की पद्धति पर आधारित थी। इसके बाद धन का निष्कासन सिद्धांत, जिसे दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से जग जाहिर किया था। फिर है कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, इससे छोटे मोटे किसान की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण आता है। इसके अंतर्गत 3 चरण टोटल आए थे, 1757 से 1813 के बीच वाणिज्यिक चरण, और 1813 से 58 के बीच औद्योगिक मुक्त व्यापार की नीति, और 1858 से 1947 के बीच वित्तीय पूंजीवाद का चरण आया था। इन तीनों चरणों के अंतर्गत भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूर्ण रूप से ब्रिटिश शक्ति के अधीन हो गई थी। मतलब कि इस पूरे अर्थव्यवस्था का संचालन, केंद्रीयकरण ब्रिटिश शक्ति के हाथों में निहित हो गया था। तो आर्थिक हस्तक्षेप इस माध्यम से किया गया। फिर सामाजिक और धार्मिक में देखते हैं तो सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप के अंतर्गत खासतौर पर सामाजिक में देखते हैं कि सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया गया, शिशुवध प्रतिबंध लगाया गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह था, दास प्रथा पर प्रतिबंध, बेगाड़ी प्रथा, ऐसे कई सारे प्रथा थे जिससे राजनीतिक सामाजिक रूप में हस्तक्षेप करना उन्होंने आरंभ कर दिया। अब इसके अलावा धार्मिक में अगर देखा जाए तो कई छोटे मोटे उदाहरण मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 उदाहरण देखा जा सकता है। 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में मद्रास के जो गवर्नर थे विलियम बेंटिक, उन्होंने वेल्लोर के सैनिकों को धार्मिक चिन्ह धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे आप हिंदू हैं तो आप टीका नहीं लगा सकते हैं, ऐसे कई सारे उन्होंने बाली नहीं पहनना, ये सब धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज थे। इसके अलावा 1850 ईस्वी में डलहौजी ने लैक्स लॉ की कानून लाया था। इस कानून का मूल उद्देश्य था कि ईसाई धर्म को अपनाना। कहने का मतलब ये है कि इसके तहत ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति ही अपने पैतृक संपत्ति पर अधिकार स्थापित कर सकते थे, और इस जो कानून था उसे लागू करने वाले या पालन करने वाले या मानने वाले प्रथम व्यक्ति बंगाली थे, गोपीनाथ, इन्होंने ही स्वीकार किया था। तो इसके बाद देखते हैं कि 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में भी 47वें रेजिमेंट के जो भी लोग थे उन्हें बर्मा जाने से इनकार कर दिया। उस समय एक मान्यता थी कि जो हिंदू वर्ग लोग हैं वो समुद्र पार करना जाना पसंद नहीं करते थे, और चूंकि पहली बार जब भेजा गया था तो इन लोगों ने विरोध किया था। तो एक कहीं ना कहीं इनकी मंशाएं चली आ रही थी। तो इस रूप में हम देखते हैं कि उस समय राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, ऐसे कई सारे हस्तक्षेप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, जिसके विरोध पूरे भारतीय जनमानस में था। और लास्ट पड़ता है तत्कालिक कारण
चर्बी वाला घटना। हम लोग सभी जानते हैं कि चर्बी वाला कारतूस में घटना होती है। उसमें 19 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूशन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल को, और 10 मई को मेरठ से 1857 विद्रोह का शुरुआत हुआ। तो इस प्रकार पूरा ये कई कारण हैं, अब इसे हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो यही कारण है जिसके कारण 1857 का विद्रोह होता है। अब विद्रोह में चूंकि काफी पूरे भारत लोग काफी भारतीयवासी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो कहीं ना कहीं एक मन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, या कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था कि चूंकि भारत को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अधिकार को लेकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में लिया और फिर एक उदारवादी नीति लाई गई थी यहाँ से, और कुछ परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन क्या था, यही है आगे 1857 से 1947 की घटना। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या हुआ, परिणाम क्या निकला। तो जो परिणाम निकले उसे आर्थिक रूप में अगर देखा जाए तो जो परिणाम हुआ था कि कर व्यवस्था से जो जमींदारों के प्रति किसानों का आक्रोश फैला, तो ये आक्रोश किसान आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। और जैसे किसान आंदोलन हुए तो वो आंदोलन एक किसी नेतृत्व विहीन थे, और इन्हें नेतृत्व में लाने के लिए ही आगे चलकर किसान सभा का गठन किया गया था, जो अलग अलग क्षेत्रों में थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी लखनऊ में जो किया गया था, फिर बिहार में भी किया गया, तो कई अलग अलग क्षेत्र में भी किसान सभा का गठन किया गया था, और ये परिणाम निकला कर व्यवस्था के रूप में। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि मुक्त व्यापार की नीति से भारतीय उद्योग व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा था, और जो भी छोटे मोटे उद्योग व्यवस्था थे वो बर्बाद होकर रह गए। ब्रिटिश शक्ति के खिलाफ हम लोग टिक नहीं पाए और उद्योग जगत पूरा बर्बाद हो गया था, जिससे मजदूर लोगों में भी असंतोष की भावना बढ़ गई थी। और देखा जाए तो मजदूरों का जो यह असंतोष था वह मजदूर आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। मजदूर आंदोलन हुए तो इसे भी संगठन करने के लिए मजदूर संगठन का विकास किया गया, और कई जगह पर देखते हैं कि इसके खिलाफ में, या कह सकते हैं इसके समर्थन के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश क्राउन ने टेंडेंसी एक्ट पारित किया और कुछ सुधार किए इसमें। तो ये रहा आर्थिक प्रभाव देखा जाए। तो फिर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, तो सामाजिक प्रभाव में देखा गया तो एक तो पहले देखा गया जो भी सुधार किए गए, तो हमारे वर्ग के अंदर, भारतीय के अंतर्गत ही एक जो बुर्जुआवादी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग, इन्होंने लगा कि नहीं ये चीजें सही है, तो अपने अंदर एक सुधार की भावना जागृत हुई, और इसी भावना से प्रेरित होकर सामाजिक परिवर्तन किए गए, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। और ये जो आंदोलन आयोजित किया गया था, मोटे तौर पर वो आंदोलन 2 रूपों में विभक्त था, एक परंपरावादी, दूसरा परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी वो थे जो पाश्चात्य शिक्षा से कह सकते हैं कि प्रभावित थे, और वो अपने अंदर भी चाहते थे उन्हीं गुणों को लाना, उन परिवर्तन को लेकर आना। और इसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, यंग बंगाल आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलन किया गया था। दूसरे लोग ऐसे लोग थे जिन्हें यह एहसास था कि हमारा अतीत जो है वह गौरवशाली रहा है, और बीच में संक्रमण के दौर में हमारे जो धर्म, जो रीति रिवाज, जो कानून थे, उस पर कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप हुआ है, और उसका जो मूल सार था वो विभक्त हो गया, मतलब अलग अलग तरीके से फिर लाया गया है। तो उसी को फिर से लाना, परिवर्तन करना, अपने अतीत की ओर जाना, यह परंपरावादी कहलाए, जिसमें आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रहनुमायन मजदायन सभा ये थी। तो एक सामाजिक परिवर्तन देखा गया। इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाया गया और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया गया। पाश्चात्य शिक्षा में देखेंगे क्रम में लगातार इसमें बेहतर संशोधन करते हुए 1854 का वुड डिस्पैच लाया गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके बाद हंटर आयोग 1882, 1902 में रेले आयोग, 17 में सेटलर, 29 में हार्टोक, 44 में सार्जेंट आयोग। इस प्रकार शिक्षा में लगातार विकास किया गया और एक बेहतर शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अलावा तीसरा जो चरण था, पत्र पत्रिका का विकास किया गया और इसने भी भारतीय जनमानस को काफी व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो ये पूरा का पूरा देखते हैं कि सामाजिक प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद देखिए तो जो खासतौर पर राजनीतिक प्रभाव देखा जाए तो राजनीतिक प्रभाव जो है वो मोटे तौर पर 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक, क्षेत्रीय संगठन का विकास। इस समय तक देखते हैं कि काफी ज्यादा राजनीतिक रूप में छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन का विकास होता है। लोग अपने अपने अधिकारों को लेकर एक मंच पर आते हैं राजनीतिक रूप में भी, और इसे मोटे तौर पर 2 रूपों में देख सकते हैं। एक, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उससे पूर्व
छोटे छोटे जो संगठन थे वो। और जब 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो सभी छोटे ये संगठन थे जो इसमें ही समाहित हो गए। तो जब जैसे ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद देखते हैं कि एक व्यापक रूप से संगठन का विकास होता है। लेकिन अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी आरंभ में तो ये देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष रूप में है। काफी देखिएगा 4 जो शुरू का जो भी अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जात के लोग ने निभाया था। लेकिन आगे चलकर इसमें कहीं ना कहीं एक हिंदूवादित्व का वर्चस्व अधिक हो गया और इसी विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक अलग मंच की मांग की गई, एक अलग संगठन की बात उठाई गई और 1906 में अलग मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। फिर देखते हैं कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना की गई उसके अंतर्गत जो मांग याचना थी वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक भिक्षावृत्ति जो कई लोग मांगे भी हैं कि एक साल में एक बार टटराने से कुछ आज़ादी नहीं मिलेगी। तो उसके उस संगठन के अंदर कांग्रेस के अंदर ही 2 वर्ग अलग अलग विचारों पर आधारित 2 वर्गों का उदय होता है। एक आपका गर्म दल और दूसरा नरम दल। और यही गर्म दल से भी एक गर्म दल के अंतर्गत ही एक ऐसे विचारधारा के लोग थे जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व पर आधारित था और आगे चल के इन्होंने ही क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म लिया, जिसके 2 चरण में भारत में देखा जाए तो आंदोलन किए गए थे। प्रथम चरण 1905 से 15 के बीच, फिर दूसरा है 22 से 30 के बीच। तो ये पूरा कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक राजनीतिक संगठन से लेकर राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो विकास हुआ वो फिर इसी समय देखते हैं। खासतौर पर आप होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में और यहां पर 2 प्रकार के विचार खासतौर पे एनी बेसेंट और तिलक जी का रहता है। लेकिन 1917 में जब महात्मा गांधी कांग्रेस में एंट्री करते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में, तो वहां से अपने नेतृत्व के अंदर ही पूरे आंदोलन को संगठित करना आरंभ कर दिया। यही कारण है कि 1917 के बाद से लेकर 47 तक का जो दौर था वो गांधी युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि केंद्र में महात्मा गांधी आ जाते हैं और इन्होंने जो आंदोलन की आधारशिला रखी वह अपने नेतृत्व में किया। इसलिए टोटल घटना को अगर देखा जाए तो गांधी युग के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसमें मोटे तौर पर देखेंगे कि कौन कौन सी घटना का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो पहला देखते हैं कि 1917 में जैसे गांधी आते हैं तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में होता है और यहीं से आंदोलन की आधारशिला खासतौर पर सत्याग्रह का नींव पड़ता है, जो भारत की राष्ट्रीय आज़ादी में जो आज़ादी तक कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। इसके बाद 1918 में देखा जाए तो अहमदाबाद आंदोलन और खेरा सत्याग्रह। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की घटना घटित होती है। 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन होता है। 1923 में खासतौर पर देखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1927 में साइमन कमीशन आता है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्री मांग का आयोजन किया जाता है। फिर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और यहीं से पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से पहली बार लाई जाती है। फिर 1930 में देखते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलित होने वाला ये दूसरा सबसे जनव्यापक आंदोलन है। फिर 1930 से 32 के बीच में देखते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। 1932 में ही देखते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भूख हड़ताल करते हैं और 1932 में ही पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में आयोजित किया जाता है। फिर गांधी इस दौर से बाहर होते हैं कांग्रेस से 32 के बाद और हरिजन उत्थान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 35 में फिर प्रांतीय चुनाव होता है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जिसके खिलाफ में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। और त्यागपत्र देने के बाद खासतौर पर मुस्लिम लीग और अंबेडकर द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। तो इस प्रकार देखते हैं कि 1939 तक की घटना
घटित हो रही है। फिर आगे चल के देखिएगा कि 39 के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। 42 में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। फिर 45 में वेवेल योजना लाई जाती है, शिमला समझौता आयोजित किए जाते हैं और भारत में चुनाव होता है। 46 में कैबिनेट मिशन भारत आती है और संविधान सभा के गठन की मांग यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर 1946 में ही शाही नौसेना विद्रोह होता है और 47 में इटली की घोषणा एवं माउंटबेटन योजना लाई जाती है और लास्ट 1947 में भारत की आज़ादी हो जाती है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे चल के डेप्थ में ले जाकर एक एक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो ये मोटे तौर पर देखा जाए तो किस प्रकार किन आधारों पर हम लोग पूरे मॉडर्न इंडिया की पढ़ाई करेंगे, इससे आप समझ सकते हैं। अब हम आगे से कल से जो हमारी क्लास होगी वो विधिवत रूप से एक एक टॉपिक को लेकर केंद्रित होगा और इसमें हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ विकसित करें। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, ठीक है।